Lecture 7 on favorite worms. अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नॉवल हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 17 चैप्टर्स को कवर कर लिया था। लेट्स मूव टू द 18th चैप्टर। आज 18 से 21 चैप्टर में होने वाली मेन वाक़यात को कवर करेंगे और साथ उनकी इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस भी लिखेंगे। So what happened in the chapter 18? During the summer, Henry learns to walk on crutches. तो लास्ट जैसे लेक्चर में हमने देखा था कि हेनरी का ऑपरेशन हो गया था। वो जो बॉम्ब शेल के फटने की वजह से उसकी टांग में, घुटने में और सर में चोटें आई थी, तो घुटने के ऑपरेशन के करने की ज़रूरत हुई थी। नी ऑपरेशन अब उसका हो गया था। और अब चैप्टर 18 में ना हेनरी लर्न्स टू वॉक ऑन क्रचेस। तो क्रचेस के ऊपर, क्रचेस कहते हैं वो जो आपने कुछ लोग जो चल नहीं सकते, आपने देखा होगा वो एक बैसाखियों उठा के चलते हैं, तो उन बैसाखियों को कहा जाता है क्रचेस। एंड ही एंड द कैथरीन एंजॉय देयर टाइम टुगेदर इन मिलान। और मिलान में ये इनका बड़ा हैप्पी टाइम है दोनों का। मिलान में एंजॉय करते हैं क्योंकि अब ये क्रचेस की मदद से चल सकता है। तो कैथरीन को साथ ले करके ये दोनों काफ़ी मिलान में घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, इंजॉय करते हैं। जैसे कि हर लव स्टोरी में आपको पता है एक हैप्पी टाइम आता है, तो बस इनका भी हैप्पी टाइम चलेगा। दे befriend the head waiter at the restaurant called the Grand Italia. ग्रैंड इटालिया जहाँ पे ये ज़्यादातर जाते हैं, तो वहाँ पे they befriend the head waiter. And the Catherine continues to spend her nights with Henry. They pretend to themselves that they are married. और यहाँ पे जो ये काम ये कर रहे हैं कि वो जो हम इनकी प्रिटेंशन अबाउट लव है वो भी हम देख रहे हैं। नाउ दे आर प्रिटेंडिंग देमसेल्फ दैट दे आर मैरिड। बिल्कुल वो एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो एक शादीशुदा दो अफराद की होती है, और बस वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम शादीशुदा हैं, वी आर मैरिड। दो हेनरी एडमिट्स दैट ही इज ग्लैड दे आर नॉट। तो लेकिन वो मैरिज को डिस्कस भी करते हैं, और यहाँ पे नॉवल में आप देखेंगे चैप्टर 18 को डिटेल से, तो यहाँ पे आप जो चीज़ नोट करेंगे वो कि हेनरी जो है वो एक प्रपोजल देता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए जल्दी से जल्दी। So they discuss marriage. Catherine, sure that they would send a married woman away from the front, remains opposed to the idea. लेकिन कैथरीन इस आइडिया को अपोज करती है। आमतौर पे तो आपको देखा है कि फीमेल ज़्यादा, अक्सर हमने स्टोरीज में देखा है, ईस्टर्न स्टोरीज में तो बहुत ज़्यादा, और वेस्टर्न स्टोरीज में भी फीमेल का ट्रेंड जो है ना वो टेंड टूवर्ड्स जो है मैरिज होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा बड़ा डिफरेंट एक व्यू मिलता है कि हेनरी चाहता है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। वो कहता है अभी हम चलते हैं और शादी कर लेते हैं। तो लेकिन कैथरीन इस आइडिया को अपोज करती है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जंग चल रही है, वर्ल्ड वार। तो वार के जो पैटर्न्स हैं, जो वार के ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो ऊपर अथॉरिटीज़ हैं, वो वुमन क्या करते हैं कि दे सेंड मैरिड वुमन अवे फ्रॉम द फ्रंट एंड रिमेन्स अपोज टू द आइडिया। वो कहती है कि मुझे जो है ना वो तुमसे अलग कर दिया जाएगा और फेंक दिया जाएगा फ्रंट के ऊपर, और हम जो इकट्ठे रह रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा कुछ कह के कैथरीन इतनी एंथुजियास्टिक नहीं है अबाउट मैरिज। Marriage, she continues, is beside the point. I could not be any more married. ठीक है, फर्दर वो कहती है कि could not be any more married person। मैं वो उस तरह से और क्या मैरिड होना है, जबकि हम रह ही ऐसे रहे हैं जैसे कि मैरिड होता है। सो कैथरीन प्लेजेस टू बी फेथफुल टू हेनरी। लेकिन वो हेनरी को बताती है कि अगर तो तुम्हें ये है कि मुझसे तुम जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हो ताकि हमारी जो मोहब्बत है वो कभी टूटे ना, तो वो उससे वादा करती है कि आई विल बी फेथफुल टू यू, सेइंग दैट ऑल्दो शी इज श्योर ऑल सॉर्ट्स ऑफ द ड्रेडफुल थिंग्स विल हैपन टू अस। साथ साथ ये भी उन्हें खतरा है कि कुछ भी हो सकता है, कोई जब वार हो रही हो तो एनी टाइम एनी मोमेंट कुछ भी हो सकता है किसी के साथ, लेकिन अनफेथफुलनेस इज नॉट वन ऑफ दैम। वो कहते हैं कि जो कुछ भी हो जाए, एक काम वो नहीं होगा, और वो ये होगा कि वो अनफेथफुल नहीं होगी कभी भी। ठीक है, हमेशा तुम्हारे साथ वो कहती है कि मैं फेथफुल रहूंगी, तसल्ली रखो। तो हमें यहाँ चैप्टर 18 में पता चलता है कि वो क्रचेस के ज़रिए अब काफ़ी बेहतर हो गया है। सो विद द हेल्प ऑफ द क्रचेस वो वॉक करते हैं, एंजॉय करते हैं मिलान में,
डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, सैर करते हैं शहर की, इटली का शहर मिलान। तो हम यहाँ पे ये भी देखा कि हम हेनरी चाहता है कि इन्हें शादी कर लेनी चाहिए और कैथरीन चाहती है कि इतनी जल्दी की क्या ज़रूरत है, और मैं तुम्हारे साथ फेथफुल हूँ और फेथफुल रहूँगी, उसमें तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और ये कि वो प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे कि उन्होंने शादी कर ली है, जैसे वो पहले लव में भी प्रिटेंड कर रहे हैं। चैप्टर 19, व्हाट हैपेंड इन द चैप्टर 19 अब हम देखेंगे। तो ये हमारी एक लव स्टोरी जो है वो हेनरी और कैथरीन के दरमियान आगे बढ़ रही है। हेनरी जो कि लेफ्टिनेंट है आर्मी में, अमेरिका की तरफ से इटली की आर्मी में सर्व कर रहा है, अगेंस्ट ऑस्ट्रिया के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं, और यहाँ पे इटली आया हुआ है वो सर्व करने के लिए। और यहाँ पे उसे एक ब्रिटिश नर्स के साथ मोहब्बत हो जाती है जो कैथरीन है। लव तो पता नहीं हम कहेंगे कि नहीं, आगे देखेंगे। although they pretend to be loved and now they are pretending to be married person. So what happened in chapter 19? When not with Catherine, Henry spends his time with various people from Milan. Henry जो है वो अब मिलान के और लोगों के साथ भी अपना वक्त गुजारता है और जो आउटर लाइफ है उसमें पार्टिसिपेट करता है। He keeps company with the Mearses, an older couple who enjoy going to races. वो मेयर्सेस के साथ भी उठता बैठता है, एक ओल्डर कपल है, और वो अक्सर कहाँ पे जाते हैं, रेस रेस वगैरह देखते हैं, घोड़ों की जो रेस होती है उनको देखने के लिए जाते हैं। One day after running into the Mearses on the street, Henry enters a shop and buys some chocolates for Catherine. At a nearby bar, he runs into Ettore Moretti, an Italian from San Francisco, serving in the Italian army. वो एक और शख्स से मिलता है, अचानक उसकी मुलाकात होती है बार के अंदर एचोर मोरेटी के साथ, जो एक इटालियन है एंड सैन फ्रांसिस्को से यहाँ सर्व करने के लिए आए हैं। एंड राल्फ सिमंस एंड द एडगर सॉन्डर्स, उसके अलावा जिन लोगों से मुलाकात होती है उसकी, राल्फ सिमंस एंड एडगर सॉन्डर्स, हु ओपरा सिंगर्स। So Ettore is very proud of his war medals and claims that he works hard for them. और एटोर जो है ना वो बड़े प्राउडली उसे बताता है कि किस तरह उसे मेडल मिले हैं और किस तरह उसने ये अर्न किए हैं मेडल, और बड़ा बूस्टफुल बिहेवियर होता है उसका, प्राइडफुल। Henry calls a man legitimate hero, but notes that he is incredible dull. When he reaches the hospital, he chats with Catherine, who cannot stand Moratti. She prefers the quieter, English gentleman type heroes. So हॉस्पिटल पहुंचता है तो कैथरीन से उसकी बात होती है। At the as the couple talks on into the night, it begins to rain. Catherine fears the rain. यहाँ पे हमें एक दिलचस्प सीन मिलता है, वो ये है कि रेन अक्सर जो है लवर्स या पोएट्स या इस तरह के जो सेंसिटिव लोग होते हैं, दे ऑलवेज एडमायर रेन। तो यहाँ पे हमें बड़ा डिफरेंट एक बिहेवियर नजर आता है। कैथरीन fears the rain, which he claims is very hard on loving, and begins to cry until Henry comforts her. और वो रोना शुरू कर देती है, उसे बड़ा खौफ आता है बारिश से, और उसे लगता है कि बारिश जो है इट कम्स वेरी हार्ड ऑन लविंग। तो ये चैप्टर 19 में हम देखते हैं कि कुछ एक बूस्टफुल आर्मी सोल्जर से भी मुलाकात होती है, और जिसका खामखा का एक दिखावा, एक शौकियाँ जो हमें नज़र आती हैं, जो मेडल हासिल करने पे बड़ा खुश है और बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ सुना रहा है, एग्जैजरेटेड स्टोरीज हैं उसकी। So chapter 20. Henry and the Catherine go to the races with Helen Ferguson, whom Henry calls Fergie or Ferguson. तो चैप्टर 20 में हेनरी, कैथरीन और फर्गसन, हेलन फर्गसन जो कोलीग नर्स हैं कैथरीन की, उनके साथ ही मिलकर रेस देखने के लिए जाते हैं। द बॉय हु वाज वुंडेड while trying to unscrew the nose cap on the shrapnel shell. तो ये एक बॉय के बारे में पता चला था जो श्रैपनल शेल जो है उसको, उसकी कैप को अनस्क्रू करते हुए जख्मी हो गया था एज ए सोवेनियर। ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था, वो भी इनके साथ है। दे बेट ऑन हॉर्सेस बेस्ड ऑन मेयर स्टेप। तो वो हॉर्सेस पे शर्त लगाते हैं, जैसे रेस देखने वाले अक्सर करते हैं कि कौन जीतेगा। एंड मेयर्स यूजुअली बेट सक्सेसफुल बट शेयर्स हिज सीक्रेट्स वेरी सिलेक्टिवली। और यहाँ पे जो मेयर्स हैं
वो अक्सर वो बड़े तजुर्बाकार हैं, ओल्ड कपल जिनके बारे में पता चला था, उन्हें रेसेस का शौक भी है और तजुर्बा भी है, तो अक्सर वो शर्त जो है वो जीत जाते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि कौन सा घोड़ा आगे रहेगा लेकिन वो अपना सीक्रेट नहीं बताते किसी को कि उन्हें कैसे पता चलता है। While watching the preparations for a race of the horses that have never won a purse higher than 1000 lire, लीरा जो है ये करेंसी है, इटली की करेंसी है लीरा। Catherine spies a purplish black horse that she believes has been dyed to disguise its true color. तो रेस से पहले जो है ना वो कैथरीन देखती है कि एक पर्पलिश ब्लैक हॉर्स है, पर्पलिश कलर का, और उसे लगता है कि इसको डाई किया गया है और इसका असल रंग छुपाया गया है। तो यहाँ पे कैथरीन को लगता है कि ये घोड़ा जो है ना ये रेस जीत जाएगा क्योंकि इसकी आइडेंटिटी छुपाई गई है, तो ज़रूर कोई बात है इसके पीछे। As Italian horse racing is rumored to be extremely corrupt, Catherine is sure that the horse is champion in disguise. उसे लगता है कि चूंकि यहाँ करप्शन है, यहाँ पे धोखाधड़ी है थोड़ी बहुत, तो उसे लगता है कि ये हॉर्स जो है ना दैट इज अ चैंपियन इन डिस्गाइज। शी एंड हेनरी बेट देयर मनी ऑन इट बट विन मच लेस देन एक्सपेक्टेड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना जीत नहीं पाते, वो इस पे लगाते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है कैथरीन को स्पेशली। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कैथरीन जो है वो मेयर्स की टिप को फॉलो नहीं करती और अपनी अकल यूज़ करती है, अपनी समझ के मुताबिक एक फैसला लेती है, एक डिसीजन लेती है। तो हमें पता चलता है कि कैथरीन जो है वो कितनी हेड स्ट्रॉन्ग है, वो उसे सेल्फ पे बिलीव है और अपने फैसले कर सकते। और पीछे भी हमने देखा था कि कैथरीन जो है वो मैरिज के आइडिया को रिजेक्ट करती है, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि फीमेल कमज़ोर तस्वर की जाती हैं और अक्सर ये भी देखा गया कि फीमेल जो है वो मैरिज को प्रीफर करती हैं क्योंकि उससे उन्हें सिक्योरिटी मिलती है। और विदाउट मैरिज जो रिलेशन है उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी टाइम पे मेल छोड़ के जा सकता है। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि कैथरीन उल्टा अपोज करती है और वो उसे बताती है कि मैं फेथफुल रहूंगी, तुम इसकी फिक्र ना करो। तो यहाँ से हमें कैथरीन की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। चैप्टर 21। बाय सितंबर द अलाइड फोर्सेस आर सफरिंग ग्रेटली। तो अलाइड फोर्सेस से मुराद है वो एक साइड पे जो जिनकी तरफ से ये लोग जंग लड़ रहे हैं, इनको अलाइड फोर्सेस कहा जाता है, इस ग्रुप को, जिसमें इटली है और ब्रिटिश है और जिसमें अमेरिका है। A British major reports to Henry that if things continue as they are, the Allies will be defeated in another year. तो यहाँ पे खबरें ये आती हैं कि अलाइज फोर्सेस जो हैं वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मुकाबले में काफ़ी उनको नुकसान हो रहा है। दूसरी साइड पे जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हैं। तो ब्रिटिश मेजर बताता है हेनरी को, अगर इसी तरह हम हारते रहे तो ये जंग जो है ना मुकम्मल तौर पे हम 1 साल में मुकम्मल हार जाएंगे। तो न्यूज़ अच्छी नहीं आ रही है। He suggests, however, that such a development is fine so long as no one realizes it. As Henry's leg is nearly healed, तो अब नई बात हमें ये पता चलती है कि हेनरी की जो ऑपरेशन हुआ था टांग का, जो घुटने का, वो काफ़ी हद तक अभी हील हो चुका है। ही रिसीव्स 3 वीक्स ऑफ द कन्वेलेसेंट लीव, और उसे अब 3 वीक रिकवरी के लिए मिले हैं। कन्वेलेसेंट मतलब रिकवरी का टाइम होता है। तो उसके बाद आफ्टर विच ही विल हैव टू रिटर्न टू द फ्रंट, और उसके बाद उसे आप वापस जो है अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी, और 3 हफ्ते अब उसके पास और हैं। Catherine offers to travel with him and then gives him a piece of startling news। और यहाँ पे हमें एक स्टार्टलिंग न्यूज़ मिलती है। व्हाट इज स्टार्टलिंग न्यूज़ क्या है? शी इज 3 months प्रेग्नेंट। तो कैथरीन उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, 3 माह से, इवन 3rd month उसका चल रहा है और उसे पता चला है अब। कैथरीन worries that Henry feels trapped and promises not to make trouble for him। और यहाँ पे हमें कैथरीन के बारे में और भी हमें पता चलेगा, और भी क्या पता चलता है कि कैथरीन को इस बात की फिक्र है कि हेनरी नाउ फील्स ट्रैप्ड। क्या वो ट्रैप्ड फील कर रहा है क्योंकि वो फादर है उस बच्चे का, तो जिम्मेदारियां पड़ गई हैं उसके ऊपर, और उसे वादा करती है कि नॉट टू मेक ट्रबल फॉर हिम, बट ही टेल्स हर दैट ही फील्स चीयरफुल, दैट ही थिंक्स ही इज वंडरफुल, शी इज वंडरफुल। लेकिन वो उसे बताता है कि वो तो बहुत खुश है और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है उसके लिए। Catherine talks about the obstacles they will face
And Henry states that a coward dies 1,000 deaths, the brave but one. तो ये आपस में डिस्कस करते हैं कि उन्हें क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब उनका जो ये लव अफेयर है वो ज़्यादा सीक्रेट नहीं रह पाएगा, क्योंकि कैथरीन प्रेग्नेंट हो चुकी है। उन्हें यकीनन कोई ना कोई फैसला लेना होगा, उन्हें शादी करनी होगी या जो भी है इसे अनाउंस करना होगा। तो उन्हें क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? सो हेनरी कहता है, अ कवर्ड डाइज 1,000 डेथ्स, द ब्रेव वन बट वन। दे वंडर अलाउड हु ऑथर्ड दिस ऑब्जर्वेशन बट नीदर इज एबल टू रिमेंबर। और ये वो सोचने लग जाते हैं इस बात के ऊपर कि ये आखिर किसने कहा था कि a coward dies 1,000 death but brave but one, the brave but one। कि जो बुज़दिल होता है वो 1,000 डेथ आती हैं उसको, हज़ारों दफ़ा मरता है, जबकि बहादुर एक ही दफ़ा मरते हैं। लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा कि ये किस क्या कोटेशन है, ये कोट किसका है। दे वंडर अलाउड हु ऑथर्ड दिस ऑब्जर्वेशन, लेकिन दोनों को याद नहीं आ रहा। और यहाँ पे उम्मीद है आपको मेरे ख्याल में आता होगा कि आखिर ये किसका कोट है। नहीं आता तो मैं थोड़ी देर में नीचे आ रहा है आपको बताते हैं। कैथरीन then amends Henry's words, saying that intelligent brave men die, perhaps 2,000 deaths, but never mention them। यहाँ पे कैथरीन की हमें इमेजिनेशन और उसकी इंटेलिजेंस का भी पता चलता है कि किस तरह वो जिम्मेदारियों से खौफजदा नहीं होती, हमेशा डिसीजन लेती है। और इवन इस जो स्टेटमेंट है, इस जो कोवोट है, इस जो सेइंग है, इसको वो मॉडिफाई भी करती है। और कैथरीन कहती है, अमेंड करती है इसको कि इंटेलिजेंट ब्रेव मैन जो होते हैं, दे डाई परहैप्स 2,000 डेथ्स। असल में जो अक्लमंद बहादुर लोग होते हैं वो 2,000 दफ़ा मरते हैं, लेकिन मेंशन नहीं करते बस। तो ये बात के जो है ना, कॉवर्ड सिर्फ हज़ारों दफ़ा मरते हैं और बहादुर एक दफ़ा मरते हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो कॉवर्ड है ना, वो इजहार बहुत करते हैं। कॉवर्ड के साथ एक मसला होता है कि वो चीखता चिल्लाता ज़्यादा है, वो अपनी हर जो डेथ है उसको उसकी नुमाइश करता है, अपनी मौत की, अपने ज़ख्मों की नुमाइश करता है। और जो बहादुर लोग होते हैं, जो ब्रेव मैन हैं, वो परहैप्स डाई 2,000 डेथ्स बट नेवर मेंशन दैट। तो ये जो रवैया है कि मेंशन ना करना, और चाहे जितनी दफ़ा भी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़े, इसको हम कहेंगे कि स्ट्राइक बिहेवियर है। आपको याद होगा स्ट्राइक पर मैंने आपको दिया था, तो यहाँ पे भी हमें एक स्ट्राइक एलिमेंट हमें इवन कैथरीन के रवैये में नजर आता है, स्ट्राइसिज्म में। तो यहाँ तक हमने 4 चैप्टर जो है 18, 19, 20 या 21 के में मेन इवेंट्स देखे हैं अभी तक। और अब हम ये देखते हैं कि इनमें इनका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस चैप्टर 18 टू 21। थोड़ी देर पहले हमने इवेंट्स को देखा है, मेन इवेंट्स चैप्टर जो हैपनिंग हुई है 18 से लेकर 21 चैप्टर तक। फेयरवेल टू आर्म्स बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस सेक्शन ऑफ द बुक 2, एक्चुअली यहाँ पे बुक 2 भी स्टार्ट हुई है। क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल असल में हिस्ट्री लिखना, कोई वाकयात को लिखने को कहते हैं। द हैप्पी समर दैट हेनरी एंड द कैथरीन स्पेंट टुगेदर बिफोर ही मस्ट रिटर्न टू द फ्रंट। तो यहाँ पे हैप्पी समर इसलिए यहाँ पे मेंशन हुआ क्योंकि यूरोप के अंदर जो है वो समर का एक ऐसा टाइम होता है जब धूप निकलती है, ठीक है, और बाकी साल तो इतनी धूप नहीं निकलती। उनका समर जो है वो बड़ा खूबसूरत होता है, हमारे समर से ज़रा मुख्तलिफ है। दैट द हेनरी एंड द कैथरीन स्पेंड देयर टाइम टुगेदर। सो एज हिज लेग हील्स हेनरी इंजॉयज इंक्रीजिंग मोबिलिटी। जैसे जैसे उसकी टांग अब बेहतर हो रही है ऑपरेशन होने के बाद, वो क्रचेस के ज़रिए से अब चल रहा है और मोबिलिटी उसकी बढ़ रही है। ही डेवलप्स मोर नॉर्मल सोशल रिलेशनशिप विद कैथरीन। अब उसके कैथरीन के साथ तो जो है वो सोशल रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, और रेसेस, घोड़ों की रेस देखने जाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ सोशल लाइफ जो है वो इकट्ठे जाते हैं। One of the reasons that the reader is able to believe more fully in their relationship is that these chapters do much to develop Catherine's character। और सबसे अहम चीज़ जो हमें इन चैप्टर्स में नजर आती है, जो अभी हम बात भी कर रहे थे, वो है कैथरीन का करैक्टर डेवलप होता है। हमें एज ए रीडर जो है वो इससे पहले हेनरी के बारे में तो बहुत कुछ पता था, उसी के नज़रिए से ही तो नावल लिखा गया है। तो हमें पहली दफ़ा जो है कैथरीन का भी पता चलता है कि उसके डिसीजंस कैसे हैं, वो क्या घबराई हुई है, क्या वो डरी हुई है, क्या वो एक स्ट्राइक माइंड है, और क्या
वो एक जुर्रतमंद लड़की है और ज़िंदगी के बारे में कैसे सोचती है, फैसले कर सकती है कि नहीं, हमें उससे के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। Whereas in earlier chapters, Catherine can be read as an emotionally damaged woman. शुरू में जब उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात हमें मिली थी, तो हमें यही लग रहा था कि उसका फियोंसे की डेथ हो गई है और वो एक इमोशनली डैमेज्ड वुमन है, इसलिए उसे सहारे की ज़रूरत थी। तो वो हेनरी का सहारा मिलते ही जो है ना, हेनरी के कंधे पे उसने सर रख दिया रोने के लिए। हमें कुछ ऐसा सा इमेज मिला था। हु डेस्परेटली क्रेव्स कंपेनियनशिप एंड प्रोटेक्शन। हमें लग रहा था कि वो इमोशनली जो डिस्टर्ब है, इसलिए शी वाज डेस्परेटली क्रेव्स कंपेनियनशिप एंड प्रोटेक्शन। शी नाउ emerge एज ए मोर कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अब इन चैप्टर्स में हमें उसके बारे में जो पता चलता है, तो हमारा जो उसके बारे में सोचना है, जो उसके बारे में हमने एक रवैया बना लिया था कि उसे तो कंपेनियनशिप की कितनी सख्त ज़रूरत थी और प्रोटेक्शन की, कि हेनरी ने अभी हाथ बढ़ाया भी नहीं था तो उसने हाथ थाम लिया था। तो यहाँ हम, लेकिन हमारा रवैया अब यहाँ थोड़ा सा चेंज होता है। एज ए रीडर हमें पता चलता है कि शी इज ऑल्सो ए कॉम्प्लिकेटेड पर्सन एंड सेल्फ अवेयर करेक्टर। द ट्रिप टू द रेस ट्रैक में जब जाते हैं घोड़ों के रेस पे, फॉर एग्जाम्पल, शोज हर फंडामेंटल इंडिपेंडेंस। वहां पे पता चलता है कि हमें उसकी फैसला करने की जो सलाहियत है, आज़ादाना फैसला करने की जो सलाहियत है, या उसकी फंडामेंटल जो इंडिपेंडेंस है उसके अंदर, जो शी वुड रादर लूज मनी ऑन हॉर्स दैट शी हरसेल्फ चूजेस देन विन बेस्ड ऑन ए टिप। तो उसका रवैया में ये पता चलता है कि वो हारना पसंद करेगी, लूज मनी, यानी वो हारना भी पसंद कर सकती है, अपने पैसे खोना भी पसंद कर सकती है, लेकिन अगर उसने हॉर्स खुद सेलेक्ट किया तो वो मतलब अपने फैसलों पे यकीन है उसको, चाहे उसमें उसका नुकसान ही हो जाए। तो वो ऐसा हॉर्स नहीं चुनना चाहती जो दूसरों ने उसे गाइड किया हो। तो आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा हो बाजार भी नहीं जा सकते, दोस्तों को कहेंगे हमारे साथ चलो, ठीक है, कोई भी काम हो तो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं। तो दो किस्म के करेक्टर में नजर आते हैं, और ये इंडिपेंडेंट है, ये अपना अपने पैसे खोना और अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन किसी की हेल्प के जरिए से लेने की इसको जरूरत नहीं है। सो शी एग्जिबिट्स दिस इंडिपेंडेंस इवन फर्दर व्हेन शी अनाउंसेस हर प्रेगनेंसी टू हर। और इसकी जो इंडिपेंडेंस है, ये हेड स्ट्रांगनेस है, और इसका जो फैसला साजी है, और अंदर से जो मजबूत एक वुमन हमारे सामने आती है, और वो जो हमें पहले ब्रोकन वुमन का एक इमेज हमारे यहाँ बन गया था हमारे जहनों के अंदर, वो सारा ब्रेक हो जाता है उल्टा। और क्या सामने आता है कि वो तो बड़ी इंडिपेंडेंट है, वो तो हेड स्ट्रॉन्ग है, वो तो एक मजबूत वुमन है। खास तौर पे जब वो प्रेगनेंसी अनाउंस करती है हेनरी को, consent that he will feel trapped or obliged, she offers to deal with the situation by herself। तो उसकी यहाँ पे हिम्मत और जुर्रत आप देखें कि वो उल्टा ये नहीं कहती कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो तुम्हें अब ये बर्डन लेना होगा, यू आर द फादर ऑफ द चाइल्ड, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोटेक्ट मी। तो दुनिया क्या कहेगी, मैं तो फंस गई हूँ, बजाय इसके ये कहने के, तो हम हैरान हो जाते हैं उसकी ये बात सुन के, कि वो तो कहती है कि अगर तुम फील करते हो कि ट्रैप हो गए हो और ओब्लाइज्ड हो, तो वो ऑफर करती है कि मैं सिचुएशन हैंडल कर लूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप को ट्रैप फील मत करो। यानी वो फ्रीडम देती है कि तुम अगर जाना चाहो, मुझे छोड़ना चाहो, क्योंकि हमने तो प्रिटेंड किया है लव का। तो एक प्रिटेंडिंग जो लव सिचुएशन है, इसमें तुम अगर ट्रैप फील करते हो तो तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। तो ये बात यकीनन हमारे लिए शॉकिंग है कि वो इतनी मजबूत है, वो इतनी स्ट्रांग है। Whereas she earlier gushes determined over the top romanticism, she now provides small reminders of the real and the hostile world in which her relationship with Henry exists। और उनके डिस्कशन से हमें पता चलता है कि वो रोमांटिक दुनिया से निकल के हट के भी वो उन रियल लाइफ मसाइल को डिस्कस करते हैं। और बिल्कुल एक स्ट्राइक बिहेवियर होता है इनका, जहाँ पे मुश्किलों से घबराने की बजाय जो स्ट्राइक होते हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और कभी भी मुश्किलों से डरते नहीं है, घबराते नहीं है, उनसे उल्टा ताकत लेते हैं। वो इतने रोमांटिक नहीं होते, रियलिस्ट होते हैं। Assuring him of her loyalty to him, she cannot help but admit, I am sure all sorts of the dreadful things will happen to us। और ये जो उसका स्टेटमेंट है कि मुझे यकीन है कि
बड़े ही खौफनाक किस्म की चीज़ें मेरे साथ होंगी, हम लोगों के साथ बिल्कुल एक स्ट्राइक बिहेवियर है। जैसे एक स्ट्राइक को यकीन होता है कि या हम सबको, अगर हम एक रियलिस्ट हैं तो हमें पता है कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है, काँटों का बिस्तर भी है। तो फूलों के साथ काँटे भी हैं या मुश्किलात है ज़िंदगी में खुशियों के साथ। और अगर हम लाफ्टर करते हैं तो हमें आंसुओं को नहीं भूलना चाहिए, वो भी हमें मिलेंगे। तो ये जो रियलाइज़ेशन है, और फिर उल्टा मैरिज को एज़ ए प्रोटेक्शन लेने की बजाय वो अपनी लॉयल्टी उसे बताते हैं कि एक चीज़ कभी नहीं होगी कि मैं डिसलॉयल हो जाऊँ, बाकी सब हो जाएगा। यहाँ पे हेनरी को फ़िक्र करनी चाहिए थी ना, या लड़की को फ़िक्र करनी चाहिए थी। जो हमारे यहाँ, जो हमारी सोसाइटी से अगर कंपेयर करेंगे, तो हमारे ज़हन में तो ये आता है कि कैथरीन अब ट्रैप्ड हो गई है और उसे फ़िक्र होनी चाहिए थी, अपनी प्रोटेक्शन की, अपनी नेम की, बदनामी की फ़िक्र होनी चाहिए थी, और इसके ऊपर डालना चाहिए था कि ये सब तुम्हारा कसूर है, अब मेरा साथ दोगे कि नहीं, छोड़ तो नहीं जाओगे। तो ये यहाँ पे हमें रिवर्सल ऑफ रोल नज़र आता है। Even more striking is her admission soon after announcing her pregnancy that I haven't ever even loved anyone. कि और स्ट्राइकिंग जो है ना, बात हमारे सामने आता है उसका ये एडमिट करना कि सून आफ्टर अनाउंसिंग हर प्रेगनेंसी, जब उसे बता भी चुकी है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, दैट आई हैव नेवर इवन लव्ड एनीवन। और उसका ये खुलेआम एडमिट करना कि आई हैव नेवर इवन लव्ड एनीवन, कि मुझे जो है ना लव किसी से भी नहीं हुआ आज तक। खुलेआम ये हकीकत मान लेना कि मोहब्बत जो है वो नहीं थी, पिछले फियांसे से भी नहीं थी, कोई कभी लव मैंने फील नहीं किया सही तरीके से। तो इसके लिए आपको पता है एडमिट कर लेना अपनी रियल फीलिंग को। अब हम हमेशा, आपको पता है, बनावट में रहते हैं, हमेशा ही बनावटी बातें करते हैं। ब्रेव होने की चाहे हो, चाहे सेक्रेड होने की हो, होली होने की हो, अच्छा फील करने की हो, ऑलवेज पीपल लाई टू ईच अदर के यार। अ, लेकिन वो बनावट की बजाय कितनी बोल्डनेस है उसके अंदर कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। आई हैव नेवर हैव even loved anyone. We can access her intricate psychological state only partially. For instance, when she tells Henry rather poetically that she fears the rain because it is very hard on loving. उसे रेन से बहुत खौफ आता है, कि उसे लगता है कि ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह होगी, इट विल कम ऑन हार्ड। द रीडर कैन ओनली बिगिन टू guess the kinds of sorrow, fear and joy that have shaped her. तो यहाँ हम क्या गैस करने लग जाते हैं, हमें पता चलता है कि किस तरह जो उसकी लाइफ में रेन, यानी दुखों ने, परेशानी और दुखों को सिंबलाइज कर रही है, जो कि रेन किस तरह से इसके माइंड को शेप किया है। और कैथरीन कितनी एक इंट्रिकेट पर्सनैलिटी है, बिल्कुल सिंपल नहीं है जैसे हमें शुरू में लग रहा था। एक सिंपल वुमन नहीं है, एक वीक वुमन नहीं है। और मे बी यहाँ वार भी अपना रोल प्ले कर रही है। जब लोग वार के अंदर, एक एक नर्स जो है वो फ्रंट पे काम कर रही हो, तो उसके बिहेवियर ऐसा हो भी सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ आवर इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर, कैथरीन कैन अपीयर समवट underdeveloped as a character, but her loyalty to Henry and her courage remains strong and constant. और एक बात जो हमें, ये तो ऑब्वियस है कि अभी आने वाले चैप्टर्स में हम कैथरीन के बारे में और जानेंगे। अभी हमें पार्शियल इंफॉर्मेशन मिली है, और हमारा प्रीवियस जो इमेज है कैथरीन के बारे में वो चेंज हो गया है, और हमें पता चला है कि वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। अभी हम कोई फैसला नहीं कर सकते कि वो कैसी है। और लेकिन एक बात हमें पता चलती है कि उसकी लॉयल्टी टू हेनरी, वो अनाउंस करती है कि मेरी तुम्हारे साथ जो लॉयल्टी है, चाहे मुझे लव है या नहीं, मैं प्रिटेंड कर रही हूँ, और एडमिट करती हूँ कि प्रिटेंड करती हूँ, लेकिन उसकी जो करेज है और लॉयल्टी है वो अनाउंस करती है, वो हमें लगता है कि वो उसमें स्ट्रांग है और कांस्टेंट रहेगी, ऐसा लगता है हमें। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एटमोर मोरेटी ब्रिंग्स हेनरीज कैरेक्टर इनटू ग्रेटर फोकस। एक और जो जिस बंदे से मुलाकात होती है हेनरी की, वो है एटमोर मोरेटी, जो कि सोल्जर है, एक और सोल्जर है, जिनको मेडल मिल चुका है। बाय जक्सटापोजिंग हिम विद ए शार्प कंट्रास्ट, तो उसके कैरेक्टर को देख के हमें हेनरी के कैरेक्टर के साथ हम उसका कंट्रास्ट कर सकते हैं, दोनों का। एक फॉइल कैरेक्टर की तरह वो सामने आता है। द इटालियन अमेरिकन सोल्जर इज बोस्टफुल, एम्बिशियस एंड एरोगेंट। उसमें हमें ये तीन चीजें मिलती हैं। एक तो वो बोस्टफुल है, वो बताता है अपनी स्टोरी कि मुझे मेडल मिला और मैंने कैसे मेडल अर्न किया है, इस पे उसे बड़ा गरूर है, बड़ा फखर है उसको। और भी एम्बिशियस है, वो एरोगेंट भी है।
ही इज क्विक टू इंसल्ट अदर्स, इवन वो दूसरों को कुछ नहीं समझता, बेइज्जती भी कर देता है. सच एज द टेनर एट होम, he claims audiences through benches and equally quick to sing his own praises. When he talks about his medals, his कैसे जब मिले तो किस तरह बेंच बजे थे और किस तरह लोगों ने उसकी तारीफ की थी और किस तरह, और ये सारा कुछ हम देख रहे थे कि हेनरी जो है ना, लोग समझते हैं कि हेनरी भी ऐसे ही बिहेव करेगा, तो हमें शुरू में हमने देखा था कि वो तो मेडल लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है. एक जो फेक चीज़ें हैं उनको वो ब्रेक करता है और बूस्टफुल बिहेवियर यहाँ पे हमें एटमोर में नजर आता है. हेनरी ऑन द अदर हैंड इज रिजर्व्ड, डिटैच्ड एंड डिसिप्लिन. तो अगर इसके साथ हम कंपेयर करें तो वो कैसा है, सो वो बोस्टफुल, एम्बिशियस एंड एरोगेंट है. हेनरी इज रिजर्व्ड, डिटैच्ड एंड डिसिप्लिन्ड है. और रिजर्व होना, डिटैच होना और डिसिप्लिन्ड होना, ये स्टोइसिज्म में भी आता है, उसके एलिमेंट्स में है. Suspicious of are simply uninterested in the glory of which the army awards medals. तो ये जो फेक ग्लोरी है, मेडल सीने पर लगाना, और इसका कोई मीनिंग नहीं है हेनरी के लिए. हेनरी मेंटेन्स ए काम लेवल हेडेडनेस. ठीक है, लेवल हेडेडनेस, जिसके इमोशन बरकरार रहते हैं और वो कोई फेक किस्म की थॉट और फेक रोमांटिसिज्म में फॉल नहीं करता. दैट हेल्प्स टू कन्विंस द रीडर दैट हिज फीलिंग्स फॉर कैथरीन आर इंडीड जेन्युइन. और जब हम उसकी लेवल हेडेडनेस देखते हैं, अबाउट द ग्लोरी, अबाउट द आर्मी, अबाउट द मेडल, और वो कोई किसी किस्म का झूठ नहीं बोलना चाहता कि मैंने फ्रंट पे बड़ा ही जोरदार एक रोल प्ले किया, बल्कि वो तो बताता है मैं तो मैक्रोनी खा रहा था जब ब्लास्ट ओवर में जख्मी हो गया हूँ. तो हमें एक और बात का पता चलता है कि अगर वो वहाँ पे इतना बूस्टफुल नहीं है, वहाँ पे अगर उसका रवैया, वो फेक ग्लोरी नहीं लेना चाहता किसी किस्म की, और झूठ नहीं बोलना चाहता, जैसे कि आम सारी दुनिया इस तरह से पड़ी हुई है इन चीज़ों के पीछे, तो तो हम इस बात पे ज़रूर कन्विंस हो जाते हैं कि उसकी जो फीलिंग, कैथरीन के लिए फीलिंग डेवलप हो रही है उसकी, वो यकीनन जेन्युइन है, क्योंकि वो अगर वहाँ झूठ नहीं बोल रहा तो यकीनन यहाँ भी झूठ नहीं बोलेगा. Henry's words about cowards echo Julius Caesar's defiant utterance in Shakespeare's play Julius Caesar. वो जो हमने लाइन अभी देखी थी ना, cowards die many times before their death, the valiant never taste of death but once. ये असल में जूलियस सीजर जो ड्रामा है शेक्सपियर का, ये उसकी लाइन है. जूलियस सीजर कहता है, cowards die many times before their deaths, the valiant never taste of death but once. यानी जो कॉवर्ड होते हैं, जो बुजदिल होते हैं ना, वो जिंदगी में कई दफा मरते हैं क्योंकि वो बार बार डर से मरते हैं. और जो बहादुर होते हैं वो जिंदगी में एक ही दफा मौत का मजा चखते हैं, बस जब उन्हें एक्चुअल में मरना होता है. ये जूलियस सीजर कहता है मरने से पहले. एक आल्दो के वो ज्यादा जिंदा नहीं रहता उसमें. आल्दो सीजर स्टोइसिज्म कैरीज एन एरोगेंट रिफ्यूजल टू बिलीव दैट एनी हार्म कैन एक्चुअली befall him. Henry, like Caesar, remains philosophical and unafraid of the face of the potential peril. तो यहाँ पे जो है ना, हेनरी का जो है ना, वो चूंकि आपको याद होगा कि स्टोइसिज्म जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जीनो ने ये स्टार्ट किया था. ग्रीक के जो है जीनो फिलासफर है इसके पीछे, और इसको सही तरह से प्रैक्टिस किया तो रोमन एम्पायर के अंदर. ये जो रोमन होते थे ना, उनकी बेसिक प्राइमरी फिलोसफी स्टोइसिज्म ही हुआ करती थी. तो सीजर भी एक चूंकि रोमन एम्पायर था, लेकिन उसके स्टोइसिज्म में ना एक चीज है, वो एरोगेंट है थोड़ा सा. ठीक है, और उसको लगता है कि कोई मुश्किल उसे टच भी नहीं कर सकती. लेकिन हेनरी का जो स्टोइसिज्म है, ये रियल स्टोइसिज्म है इन द सेंस कि ये जानता है कि मुश्किलें आएंगी, पोटेंशियल जो पैरल हैं, डिफिकल्टीज हैं, दे विल कम, लेकिन वो अफ्रेड नहीं है उनसे. बस अफ्रेड ना होना इसका स्ट्राइक होना है. His inability to contextualize the reference suggests short-sightedness about the development of his relationship with Catherine. और ये तो उन्हें याद ही नहीं आता कि ये किसकी लाइन है. ये तो यहाँ पे एनालिसिस में हम खुद पहुंचे हैं कि वो जूलियस सीजर की लाइन थी. आल्दो नॉवल के अंदर वो कहते हैं कि हमें याद ही नहीं आ रही किसकी लाइन है. इट आल्सो सजेस्ट समथिंग which might be short-sightedness about their relationship. His failure to recognize that Caesar dies a few scenes after making his bold declaration seems to foreshadow disaster for Henry. जैसे कि याद नहीं आ रहा कि ये लाइन किसने कब कही थी. तो ये सीजर ने जब कही थी तो उसके कुछ ही सीन के बाद सीजर वाज स्टैब्ड बाय द ब्रूटस साहब को. अगर आपने ड्रामा पढ़ा है तो सीजर को स्टैब कर दिया गया. तो जूलियस सीजर का सारा ड्रामा इसी के ऊपर. ये शुरू की
ही चैप्टर में वो उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका स्टोइसिज्म और हेनरी की स्टोइसिज्म और हेनरी का इस स्टेटमेंट के कितने सिग्निफिकेंस है। और एक बात तो यहाँ मिस है, वो कैथरीन का फिर मॉडिफाई करना स्टेटमेंट को, कैथरीन का इसे अगले लेवल पे लेके जाना। वो आपको याद होगा पीछे हमने कहाँ पे देखा था, ये देखे लास्ट पे, आल्दो एनालिसिस में से होना चाहिए था, हमने इसे पीछे रख छोड़ा था। इस बात को हम साथ देख लेते हैं। ये देखें, कैथरीन जब इस स्टेटमेंट को मॉडिफाई करती है, अमेंड करती है कि इंटेलिजेंट ब्रेव मैन डाई परहैप्स 2000 डेथ बट नेवर मेंशन दैट। ये स्ट्राइसिज्म है, ठीक है, ये रियल बहादुरी है। ये एक मैसेज है जो हेमिंग्वे देना चाह रहा है, स्टोइसिज्म की फिलॉसफी को इनकॉर्पोरेट करके। और हेनरी कैथरीन की यहाँ पे का माइंड भी हमें सामने आता है, और इसकी इंटेलिजेंस भी, कि किस तरह वो इसको मॉडिफाई करके अगले लेवल पे लेके जाती है। कि जो ब्रेव मैन होते हैं, जो इंटेलिजेंट ब्रेव मैन है स्पेशली, सिर्फ जो ब्रेव है वो हो सकता है एक ही दफा मरते होंगे, लेकिन इंटेलिजेंट ब्रेव मैन 2000 दफा मरते हैं, लेकिन बस वो बताते नहीं। और जो बुज़दिल होते हैं वो चीखते चिल्लाते हैं, उन्हें कांटा भी चुभ जाए तो आसमान सर पे उठा लेते हैं। और कुछ लोग हैं कि जिनको बड़े बड़े मसाइल हो जाते हैं, लेकिन वो स्माइल के पीछे छुपा लेते हैं, उसको फेस करते हैं जुर्रत के साथ। तो बच्चों, ये था आज का लेक्चर आज का।